मैं इंडिया का शार्क टैंक देख रहा था और उसपे अभी रिसेंटली एक पिच आई जो कि ब्यूटी ब्रांड के अराउंड थी और वो इतनी इंटरेस्टिंग पिच थी कि वो देखने के बाद अब मेरा भी मन कर रहा है कि इस नीश में बिजनेस शुरू कर ही दूं। लेकिन मुझे थोड़े से डाउट है बिजनेस शुरू करने से पहले, तो मैंने सोचा भाई से पूछ ही ले। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के अराउंड बिजनेस करना है, आजा बताता हूँ। देखिए, एक टाइम पे जब कोई भी पर्सनल केयर और ब्यूटी पर इतना ध्यान नहीं देता था, क्योंकि शायद लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में लोग अवेक हो चुके हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी सेलेक्टिव हो चुके हैं। हाँ, और जिसके कारण इंडिया में रिसेंटली बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स की एंट्री हुई है और इंडिया का ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट आज के टाइम पे 1.8 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इसलिए रिसेंटली शार्क टैंक में भी काफ़ी सारे बिजनेस आए जो कि ब्यूटी और कॉस्मेटिक ब्रांड्स के अराउंड थे, बिल्कुल जो हमें मजबूर कर देता है इस बिजनेस को डीपली समझने के लिए। इसलिए ही तो तूने ये सीरीज शुरू की है। एग्जैक्टली तो वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द टैंक टेल, जहां हम दुनिया भर के शार्क टैंक पर आए पिचेस को डिस्कस करेंगे, उनके बिजनेसेस को डीकोड करेंगे, किसी भी कंट्री का। हाँ, और इस बिजनेस की मार्केट डायनामिक्स को भी समझेंगे और देखेंगे कि आज के टाइम पे ये बिजनेस शुरू करना सही डिसीजन है या फिर नहीं। तो करे वीडियो को शुरू। अभी रिसेंटली ब्यूटी ब्रांड शार्क टैंक पे आया था ना, फे ब्यूटी ना, जिसकी पिच ने काफी सारे लोगों को इम्प्रेस कर दिया था। हाँ वही, अब वो क्या अलग कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं और कैसे धीरे धीरे ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक मार्केट में अपने पैर जमाते जा रहे हैं, उसे समझते हैं। और आपके लिए काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग लर्निंग्स इस वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि हम पूरे मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं और एंड में देखेंगे कि किसी को भी इस इंडस्ट्री में आज के टाइम पे एंटर करना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो ये है करिश्मा, फे ब्यूटी की फाउंडर, जिन्होंने एक ब्यूटी ब्रांड बनाया फे, जो कि स्टैंड करता है फ्री एंड इक्वल ब्यूटी के लिए। एक्चुअली करिश्मा ने गैप नोटिस किया कि इंडिया में मेकअप इंडस्ट्री में सिर्फ फेयर स्किन टोन और एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जबकि हर स्किन टोन, जेंडर और स्किन टाइप के लिए कॉस्मेटिक्स होने चाहिए जो एक्चुअल इंक्लूसिविटी को प्रमोट करे। इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं मतलब आपने देखा होगा, जब कोई भी ब्यूटी ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है तो हमेशा फेयर या मीडियम स्किन टोन के लिए ही प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन ब्राउन स्किन या कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स पर फोकस करके उन लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, जो कि एक अच्छा खासा गैप है मार्केट में। हाँ, और इंडिया में अराउंड 75% वुमेन इस ब्राउन कैटेगरी के अंदर ही आती है। हाँ, और मोस्टली ब्रांड जो है बाकी के 25% कस्टमर पर ही फोकस करते हैं। मुझे एक्चुअली पहले लगा था कि फे ब्यूटी ने एक ब्रांड स्टोरी बनाई है सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए कि हम लोग इंक्लूसिव है एंड ऑल। लेकिन जब मैंने डीपली इन पे रिसर्च किया और इनके एक एक प्रोडक्ट को देखा ना, तो जो शेड्स और जिस तरह के प्रोडक्ट्स ये लेके आ रहे हैं, वो एक्चुअल में इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये तो इसकी यूएसपी होगी ना। हाँ, ये लोग कह तो यही रहे हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा यूएसपी नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ा ब्रांड आके आराम से ये चीज़ कर सकता है और इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर खा सकता है। अच्छा, ये तो हर जगह इवन अपनी वेबसाइट पर भी इसी को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। यार, फे ब्यूटी शार्क टैंक पर आ गया और इनका अच्छा खासा रिवेन्यू भी है, लेकिन फिर भी इनकी वेबसाइट बहुत खराब है। कहीं से भी देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि ये एक ब्यूटी ब्रांड की वेबसाइट है, क्योंकि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है। अगर मैं लोगों को सुंदर बनाने के लिए प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरी वेबसाइट, जो कि फर्स्ट इंटरेक्शन होता है अपने कस्टमर्स के साथ, वो तो ब्यूटीफाई होनी चाहिए ना। तो बाय चांस अगर कोई भी फे ब्यूटी का एम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ सबसे पहले अपनी वेबसाइट को सही करो। अगर कंपैरिजन के लिए आप शुगर कॉस्मेटिक्स की वेबसाइट को देखोगे ना, तो एंट्री करते ही आपको एक अलग फील आएगी, आपको देखते ही लगेगा कि ये किसी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वेबसाइट है। और हर वीडियो और फोटो इस तरह से इन लोगों ने प्रेजेंट कर रखी है कि देख के ही आपको लगेगा कि हाँ यार, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, इन्हें ट्राई करना चाहिए। तो कुछ इंटरेस्टिंग वेबसाइट बनाओ, थोड़ा कलर्स लेकर आओ अगर आप ब्यूटी ब्रांड के अराउंड खेल रहे हो तो। हाँ यार, डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनका मार्केटिंग करने का तरीका काफ़ी अलग है, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो इन्होंने शार्क टैंक पर आके अपनी आस्क बताई 1 करोड़ 1% शेयर के लिए, 100 करोड़ वैल्यूएशन। तो फिर तो मार्केट समझनी पड़ेगी। देख, मार्केट तो बहुत बड़ा है। अगर मैं सिर्फ कॉस्मेटिक मार्केट ही देखूं, इसमें से स्किन केयर और पर्सनल केयर को अभी के लिए हटा दे, तो अराउंड 55,000 करोड़ का है। लेकिन कंपटीशन भी अच्छा खासा है। नायका, शुगर, मामार जैसे इंडियन प्लेयर्स तो है ही, और इंटरनेशनल प्लेयर जैसे कि एस्टे लाउडर, मैक और मेबेलिन ने भी मार्केट में अच्छा खासा शेयर ले रखा है। तो अब भी सही टाइम है इस मार्केट में एंटर करने का, या मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसके लिए? बिजनेस करने के लिए तो हर टाइम सही होता है, और यहाँ तो मार्केट साइज भी बहुत बड़ा है। बस कोई अच्छी सी यूएसपी ढूंढ जो तेरे बिजनेस को बाकी ब्रांड से अलग करे,
जैसे कि फे ब्यूटी ने किया, उन्होंने एक इंक्लूसिविटी पे फोकस किया, एक पर्टिकुलर स्किन टोन के लिए अपने प्रोडक्ट बनाए और उसी के अराउंड मार्केटिंग की, और धीरे धीरे इस मार्केट में अपने पैर जमा रहे हैं। तो अगर मुझे शुरू करना है तो मैं कैसे शुरू करूँ? मुझे तो कॉस्मेटिक्स कैसे बनते हैं उनके बारे में भी नहीं पता, लैब टेस्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें कैसे होती है कुछ पता ही नहीं। आज के टाइम पे ब्यूटी ब्रांड शुरू करना तो बहुत ईज़ी हो गया है, चाहे वो उसकी पैकेजिंग हो, चाहे फ़ॉर्मूलाज़ हो या फिर उनकी लैब टेस्टिंग, कुछ भी ईज़िली आपको मिल जाता है। पहले एक चैलेंज रहता था, इसलिए शायद लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते थे। आप इंडिया मार्ट से पैकेजिंग उठा सकते हो, और आपके पास कोई बना बनाया रेसिपी नहीं है, तो आपको काफ़ी सारे बने बनाए ऑप्शंस भी मिल जाएंगे मार्केट में। उन फॉर्मूलाज़ को यूज़ करो, प्रोडक्ट बनाओ, पैकेजिंग करो, सबको कंबाइन करो, और सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बेसिस पे आप एक अच्छा खासा ब्रांड निकाल सकते हो। और मार्केटिंग सीखने के लिए ये वाला वीडियो देख लेना, और ब्रांडिंग के लिए ये वाला, तो मैंने दोनों आपकी और आपकी रेफरेंस के लिए आई बटन में डाल दिया है, तो वो दोनों वीडियो देख लेना। बिना मैन्युफैक्चरिंग करे सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग से ब्रांड बन जाएगा कुछ भी। एक ब्यूटी ब्रांड में तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और वो है क्वालिटी, ट्रस्ट और गुड मार्केटिंग। भाई दुनिया में बहुत सारे बिजनेस हैं जो अपने प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते, सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बेसिस पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड बने हैं। जैसे कि कोका कोला खुद अपनी ड्रिंक्स नहीं बनाता, H&M की अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, नाइकी खुद अपने शूज मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो बस सेल और मार्केटिंग करता है। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर फोकस करते हैं, और उसी के बेसिस पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड बना लेते हैं। और अगर आप ये गेम समझ गए ना, तो आपके लिए बिजनेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो 2 वीडियो सजेस्ट की थी वो मैं देख लूँगा। हाँ, ये आपकी कॉल है, अगर आपको लगता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग का हेडेक लेके खुद से करना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है तो वो रूट भी लिया जा सकता है। ओह! समझ गया, समझ गया। अब फेयर ब्यूटी ने जो रूट लिया उसमें उन्होंने खुद का एक फ़ॉर्मूला क्रैक किया और उस पर ही अपने प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं। अब कल को जब इन्हें एक्सपेंड करना होगा तो वो इसी फ़ॉर्मूला को सीक्रेट रख के बाहर किसी प्रोडक्शन यूनिट को आउटसोर्स कर सकते हैं, और सिर्फ़ ब्रांड बिल्डिंग पर फ़ोकस कर सकते हैं। तो वो रूट भी लिया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि इन्होंने जो 100 करोड़ की वैल्यूएशन माँगी है वो जस्टिफ़ाई है या फिर नहीं। भाई वैल्यूएशन क्या होती है, कैसे डिसाइड होती है? मतलब मुझे तो पता है, लेकिन लोगों के लिए तो बता दें। हाँ, तो जिन्हें नहीं पता कि वैल्यूएशन क्या होता है, उनके लिए बता दूँ कि वैल्यूएशन होता है आपकी कंपनी की पूरी वर्थ कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कंपनी का 1% शेयर ₹1000 का है, तो आपकी कंपनी की पूरी वैल्यू हो गई ₹1,00,000 की। तो अगर कल को आपको अपनी कंपनी सेल करनी है, किसी को भी अगर आपकी कंपनी खरीदनी है, तो वो ₹1,00,000 देके आपकी कंपनी पूरी ले सकता है, उसमें अपनी ओनरशिप ले सकता है। ओके, तो ये जो 100 करोड़ की वैल्यूएशन माँग रहे हैं, क्या वो जस्टिफाई है? अब 100 करोड़ के हिसाब से हमें फेयर ब्यूटी के बाकी के नंबर्स देखने पड़ेंगे, तो सबसे पहले इनके रिवेन्यू को देखते हैं। ये अभी तक 3 लाख से ज़्यादा कस्टमर को सर्व कर चुके हैं, और रेवेन्यू की बात करें तो इन्होंने पहले साल में 30 लाख की सेल की, जिसमें 80 लाख का इनको घाटा हुआ। नहीं, दूसरे साल में 70 लाख की सेल की, जिसमें इनको 1.5 सीआर का घाटा हुआ। ओ भाई, थर्ड ईयर में इन्होंने 3.3 करोड़ की सेल की और 2.5 करोड़ का इन्होंने बर्न किया। अरे कहीं तो रुक, फोर्थ ईयर में 7 करोड़ की सेल पर इनको 80 लाख का घाटा हुआ। हाँ, अब थोड़ा बेटर हो गया, और इस साल ये ऑलरेडी 10 करोड़ की सेल कर चुके हैं, जिसमें इनको फाइनली 1.2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। फाइनली बच गए। और इनका इस ईयर का टारगेट है कि ये 22 करोड़ तक अपनी सेल को लेके जाएंगे। तो इन्होंने ऐसा क्या किया जो इतना सब चेंज हो गया इनके लिए? तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, ये जो मार्केटिंग पर बर्न कर रहे थे उसे काफी कम कर दिया। अच्छा, फिर तो आई गेस इनकी वैल्यूएशन जस्टिफाई होती है। देख, कोई भी बिजनेस को अपनी वैल्यूएशन निकालने के लिए रिवेन्यू तो एक मेजर फैक्टर होता ही है, लेकिन उसके साथ मल्टीपल चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि उनका प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, क्या यूनिक बिजनेस मॉडल है, कंपनी का विजन क्या है, मार्केट डायनेमिक्स कैसे है, कस्टमर उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिस पे आपकी वैल्यूएशन डिपेंड करती है। ठीक है, और आप कह रहे थे कि मार्केटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, वो बताओगे? हाँ, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले इनकी थोड़ी सी जर्नी समझ लेते हैं। फे ब्यूटी शार्क टैंक पे आने से पहले, इवन इनका बिजनेस शुरू होने से पहले, इनकी जो फाउंडर थी करिश्मा, वो अमेरिका में जॉब कर रही थी। और वहाँ से जॉब छोड़ के जब वो इंडिया में आई तो उन्होंने ये गैप देखा कि सारे ब्रांड सिर्फ सुंदरता को और इनहेंस करने के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उसी के अराउंड मार्केटिंग करके सेल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी डार्क स्किन या पिगमेंटेड स्किन के लिए कुछ नहीं बना रहा। अब उन्हें भी तो कॉस्मेटिक्स चाहिए ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक मेकअप स्कूल ज्वाइन किया, और एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम भी किया, ताकि उनको मार्केट की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो और वो मार्केट को थोड़ा समझ सके। और यहाँ आपको एक लर्निंग मिलती है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले
मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इन्होंने खुद मार्केट में उतर के पूरी मार्केट को अच्छे से समझा, फिर अपना बिजनेस स्टेब्लिश किया, जो कि आज के टाइम पे 22 करोड़ की सेल करने वाला है। अच्छा, और ये इन्होंने 4-5 साल में किया है। हाँ, और ये लोग इसलिए जल्दी ग्रो हुए क्योंकि ये लोग फोकस्ड थे और इन्हें पता था कि इनके टारगेट ऑडियंस कौन है, और उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने अपनी मार्केटिंग की। तो इसलिए आप लोगों को भी अपनी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे और एक्चुअल में उन लोगों के पास अपना बिजनेस पहुंचा पाओगे, अपने प्रोडक्ट पहुंचा पाओगे जो उन्हें खरीदना चाहते हैं। टारगेट ऑडियंस तो पता ही होनी चाहिए। अमन को भले ही इनकी ब्रांडिंग सही लग रही थी शार्क टैंक पे, लेकिन मुझे पर्सनली इनकी ब्रांडिंग में काफ़ी सारे वीक पॉइंट दिखे। अगर मैं डीप डाउन जाऊँ और इनके एक-एक प्रोडक्ट को देखूँ तो ये सारे एक फैमिली के नहीं लगते। अगर मैं सिर्फ इनके लोगो की ही बात करूँ तो कहीं पर ये बड़ा लोगो यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे मीडियम और कहीं पे सिर्फ फ हिंदी में लिखा हुआ है, उसे यूज़ कर रहे हैं। अरे लेकिन वो उसी का तो आइकन है। आई नो कि ये इनका आइकन है और ये इनका कंप्लीट लोगो है, लेकिन इनका जो लोगो ये यूज़ करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, वो हर जगह सेम दिखना चाहिए और एकदम कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आप किसी भी ब्रांड का देख लो, शुगर या नाइका, सब अपने लोगों को एकदम कंसिस्टेंट तरीके से यूज़ करते हैं। इवन उनका आइकन भी है और लोगो का टेक्स्ट भी है, तो वो दोनों कहीं न कहीं कैसे भी यूज़ करते हैं अपने हर प्रोडक्ट पर। अब अगर हम इनकी टाइपोग्राफी की बात करें तो कुछ प्रोडक्ट्स पर काफ़ी लाउड है और कुछ प्रोडक्ट्स पर एकदम डेड, या फिर आप इन्हें कह सकते हो कि ये एक एस्थेटिक फील देने की कोशिश की है, लेकिन कंसिस्टेंट तरीके से बिल्कुल नहीं है। लेकिन काफ़ी डिफरेंस है, अगर आप इनके दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ देखोगे तो आपको आराम से इनके डिफरेंस समझ में आ जाएँगे। लिप विप जो कि इनका हीरो प्रोडक्ट है और काफ़ी पैसा बर्न करने के बाद इनको ये प्रोडक्ट मिला है, और इनका कहना है कि ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में इनके अलावा और कोई नहीं बना रहा। और अगर ये सही है तो ये काफ़ी बढ़िया टर्निंग पॉइंट बन सकता है इनकी कंपनी के लिए। तो वो तुमने बताया नहीं कि इनकी मार्केटिंग कैसे अलग है? ठीक है, देख, कोई भी ब्यूटी ब्रांड जब मार्केटिंग करता है ना, तो अपने मॉडल्स की हो या प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ को अच्छे से फ़ोटोशॉप करके फिर अपने मार्केटिंग चैनल्स पे उसे यूज़ करते हैं। लेकिन इनकी एक नो फ़ोटोशॉप पॉलिसी है, जो इनको बाकी ब्रांड से अलग बनाती है। हाँ, सुना मैंने कि फ़े ब्यूटी की जो नो फ़ोटोशॉप पॉलिसी है, उसमें ये कोई भी इमेज या वीडियो को एडिट करे बिना ही उसे यूज़ करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। हाँ, ये अलग तो है, लेकिन काफ़ी रिस्की स्ट्रैटेजी है, जो कि रिवर्स में भी काम कर सकती है इनके लिए। अगर मान लो कोई एक नया बंदा जो इनके ब्रांड स्टोरी के बारे में नहीं जानता और फर्स्ट टाइम इनके ब्रांड पर विजिट कर रहा है, उन्हें शायद उतना अपीलिंग ना लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एस्पिरेशन से इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जिसमें वो फोटो में या उस मार्केटिंग एड में जो इंसान है वो उसके जैसा बनना चाहता है, इसलिए उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। लेकिन अगर कस्टमर को विजुअल्स ही अच्छे ना लगे तो वो शायद प्रोडक्ट खरीदे बिना ही चले जाए। तो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो तो एक बार उसके अच्छे से प्लस माइनस जरूर देख लेना। तो फाइनली हुआ क्या, इनको फंडिंग मिली या फिर नहीं? अब फाइनली इन लोगों की पिच के साथ क्या हुआ, इन्हें फंडिंग मिली या नहीं मिली, वो करने से पहले एक बार ये समझते हैं कि ब्यूटी मार्केट का जो सडन बूम आया है, उसे कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट कर रहे हैं और इनके क्या क्या चैलेंजेस है। ठीक है, कॉस्मेटिक मार्केट में जो सडन ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, उसके मेजर 4 रीजन्स है, जिसमें से सबसे पहला रीजन है ई कॉमर्स का एक्सपेंशन। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण लोगों के लिए काफ़ी इजी हो गया ब्यूटी प्रोडक्ट्स को एक्सेस करना, जो कि इस ग्रोथ का काफ़ी बड़ा रीज़न बना हुआ है। दूसरा रीज़न है कंज्यूमर अवेयरनेस। लोग पर्सनल ग्रूमिंग और ग्लोबल ब्यूटी ट्रेंड्स को लेकर ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं, जो कि उनकी परचेजिंग बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तीसरा रीज़न है राइजिंग इनकम लेवल्स। तो अर्बनाइजेशन और राइजिंग इनकम्स के कारण लोग अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और पर्सनल केयर और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा खर्च करने लगे हैं। और चौथा रीज़न है ईजी एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल। अब आपको बहुत आराम से इसके रॉ मटेरियल भी मिल जाते हैं और पैकेजिंग के लिए आपको काफ़ी सारे वेंडर्स आराम से मिल जाते हैं। और चैलेंजेस, पहला चैलेंज तो है कंपटीशन। लोकल और इंटरनेशनल प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है, तो उसके कारण बहुत सारा स्कोप अभी बना हुआ है। और दूसरा चैलेंज है लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। और तीसरा और बड़ा चैलेंज है सप्लाई चेन को मेंटेन रखना एंड सेम क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स को सोर्स करना, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो अब तो बता दो कि शार्क टैंक पे फे ब्यूटी की फंडिंग का हुआ क्या? उन्हें फाइनली फंडिंग मिली या फिर नहीं? हाँ, हाँ, तो इनकी पूरी पिच सुनने के बाद अनुपम ने इन्हें ऑफर किया 1.5 सीआर, वो भी 3% की इक्विटी के लिए, जो कि करिश्मा ने सीधा रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अमन और नमिता ने भी इनको काफ़ी अच्छा खासा ऑफर दिया, 1 करोड़ के बदले में 2% इक्विटी लेने का, जो कि फे ब्यूटी की फाउंडर करिश्मा ने अच्छे से नेगोशिएट करके 1 करोड़ के बदले में सिर्फ 1.5% की इक्विटी दी और इस डील को क्लोज किया। ठीक है, तो फाइनल क्वेश्चन जो कि मेरा भी है और इन सब का भी है, कि मुझे ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के अराउंड बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं? देख, IMARC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का जो मार्केट साइज है वो $28 बिलियन का है,
और 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि ये 46 बिलियन तक पहुंच जाएगा अगर ये ऐसे ही हर साल ग्रो करता रहा। तो ऑफ कोर्स ये बहुत सही टाइम है इस नीश में काम करने का। आई नो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, लेकिन अभी भी काफ़ी स्पेस है इस मार्केट को शेयर करने के लिए। नाइका ने भी रिसेंटली 72% का इंक्रीज देखा अपने प्रॉफिट में 2024 के सेकंड क्वार्टर में। और अभी कंज्यूमर बिहेवियर में भी एक शिफ्ट देखा जा रहा है। नेचुरल, ऑर्गेनिक और इंक्लूसिव ब्यूटी प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये पूरी डिस्कशन का निचोड़ ये निकलता है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस नीश में एक अच्छी ब्रांडिंग और एक अच्छी यूएसपी के साथ बहुत बढ़िया ब्रांड बनाया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। हम काफ़ी सारे बिजनेस को डिकोड करने वाले अपनी इस सीरीज़ में, तो मेक श्योर आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।